तो प्यारे साथियों, आज भी मज़ेदार क्लास है अपनी। तो अपन श्वसन को ही आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल क्लियर सी बात है, जो एनसीईआरटी का छठा चैप्टर है उसमें हम चैप्टर के बीच तक आ गए हैं लगभग, थोड़ा सा सफ़र और है। तो अभी देखो, वायवीय श्वसन के बारे में आज मैं आपको ना थोड़ी खास बात बताऊंगा। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मनुष्य में शुरू करने वाले होंगे आज तो अपन, लेकिन मनुष्य में बस थोड़ा सा और समय लेंगे अपन आपका, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग बना ले अपन क्या क्लास को। तो आज सबसे पहले अपन है ना वायवीय श्वसन का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस समझ के पेड़ पौधों में समझेंगे थोड़ा सा क्या सीन है, और दूसरा अपन देखेंगे कि जलीय जंतु जो है ना यार, उनके शरीर में कैसे श्वसन का काम हो रहा है, या कौन कर रहा है, या कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद एक किताब में अपने को क्रियाकलाप दे रखा है, वो निपटा लेंगे अपन। क्रियाकलाप यार समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद में अपन एक आध जो किताब में क्वेश्चन दे रखे हैं वो डिस्कस कर लेंगे, वो आप खुद लिख लोगे उनके उत्तर। तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जीव जितना ज़्यादा विकसित हो जाता है ना, जैसे मान लो सबसे सरल कौन था, मान लो कोई बैक्टीरिया है, सबसे सरल। फिर उनसे ऊपर थोड़ा अपन जटिल देखते हैं तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना है। फिर उनसे जब हम थोड़ा और ऊपर आते हैं तो हमें बहुकोशिका वाले जीव मिलते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जिनको हम लोग बोलते हैं। वो थोड़े जैसे मान लो फंगस हो गए। फिर उससे थोड़ा और ऊपर आ रहे हैं अगर अपन, तो अपने को बहुत सारे क्या मिल रहे हैं, पेड़ पौधे मिल रहे हैं तरह तरह के, फिर अलग अलग तरह के जानवर, जो हमने 9वीं कक्षा में मतलब पढ़ा था। और अगर हम आगे आते 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 देखें तो सबसे ज़्यादा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड कौन है, आपको पता है? हम लोग सबसे ज़्यादा विकसित अगर हम कहें, मतलब वैसे ये कहना स्टेटमेंट सही नहीं है, लेकिन हमारा शरीर जो है ना वो बहुत जटिल है, बहुत जटिल है। मतलब हमारे जैसा दिमाग किसी जीव और के पास नहीं है अर्थ में, पूरे अर्थ पे। और यहाँ बाहर तो हमें अभी तक कोई मिला नहीं है, एलियन वगैरह। तो मैं उस चीज़ से एक चीज़ जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारा इतना शरीर का जो स्ट्रक्चर है इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत चाहिए होती है। मतलब हमारे दिमाग को हम जितना भी खाना खा रहे हैं उससे जितनी भी ऊर्जा मिल रही है ना, तो उसका बहुत ज़्यादा जो बड़ा हिस्सा है ना, वो हमारा दिमाग काम में ले रहा है। अब ये मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, ऐसे 2-4 होमवर्क दूंगा मैं आपको। तो एक आप ये देख लेना, ढूंढना कि हमारे जितना भी हम खाना खाते हैं या जो उससे ऊर्जा मिलती है, उसका कितना प्रतिशत जो है दिमाग काम में ले लेता है। ये पहला होमवर्क है आपका। फिर उसके बाद देखो, यहाँ पे मैं इसीलिए कह रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि जीव जितना ज़्यादा विकसित है या जीव का जितना ज़्यादा विकास हो चुका है, उसे ऑक्सीजन की उतनी ज़्यादा आवश्यकता है। और यहाँ पर हम क्लियर सी बात है वायवीय श्वसन की बात कर रहे हैं, अवायवीय की नहीं कर रहे हैं। क्लियर कर लेना पहले इस बात को दिमाग में अपने। तो यही चीज़ मैंने यहाँ समझाने के लिए लिखी है। ये शॉर्टकट्स आप लोग यूज़ करते हो ऐसे समानुपाती का निशान लगा करके या प्रपोर्शनल का निशान लगा करके, कि जितना ज़्यादा विकसित हो चुका है जीव उतनी ही ज़्यादा उसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अंदर जाएगी अपने, तो क्या होगा, श्वसन की प्रक्रिया होगी। श्वसन में हम समझे हैं पिछले वाले लेक्चर में कि क्या होगा, वहां पे ऊर्जा बनेगी और अपने शरीर में पानी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो वो ऊर्जा काम में आएगी अपने। ज्यादा ऊर्जा का क्या मतलब है कि ज्यादा पानी निकलेगा, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, लेकिन ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत बनेगी उस ऊर्जा को बनाने के लिए। और साथ ही साथ में अगर देखें तो ज्यादा भोजन की भी जरूरत पड़ेगी शरीर में। क्लियर करो इस बात को। तो ये पहली बात आप क्लियर कर लो। अब हम आ रहे हैं एक बार के लिए पेड़ पौधों पे। पेड़ पौधों में देख रहे हैं कि क्या कैसे काम हो रहा है। तो आपको ये 5 पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत बच्चे ना पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं इतनी सरल सी चीज़ में। तो सबसे पहले क्या है कि पेड़ पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान है, आप उसको समझ चुके हो। कैसे होता है? रंध्रों के द्वारा होता है, या जिनको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। क्लियर है भाई? जिनके दोनों तरफ क्या थी, द्वार कोशिका थी। और द्वार कोशिका क्या करती है, उस रंध्र को या उस छेद को खोलने या बंद करने का काम करती है। जब उनको ज़रूरत है बाहर से गैसेस को अंदर लेने की, तो वो उसको खोल लेती है, और अंदर से अगर कभी ज़रूरत है ऑक्सीजन को बाहर निकालने की, तो वो काम कर लेती है। सिंपल। सेकंड पॉइंट में क्या है अपने पास में, अंतरकोशिकीय अवकाश। अंतरकोशिकीय मतलब क्या है? सेल्स जो है ना, कोशिकाएं जो है, उनके बीच में जगहें होती हैं। ये हमने ड्रॉ किया था। अगर मैं आपको सरल से ही ऐसे बना के दिखाऊं, तो अगर ऐसे ऐसे अपन ने एक वो बनाई थी कोशिकाएं, जिनको हम लोग पेरेन्काइमा ही बोला था। इनको भी उत्तक जो है इनसे बना हुआ, ये पत्ती के बीच में हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, अगर आपको याद हो तो। और इसमें हरितलवक वगैरह भी था ही। और ये जो बीच में जो जगहें हैं ना, कौन सी वाली, ये वाली ये यहाँ देखो, यहाँ 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 ये जगह है जो, ये वाली जगह है जो, ये जगहें क्या सुनिश्चित करती हैं
कि कोशिका को वायु के संपर्क में रखना है। मतलब बाहर से जैसे मान लो अगर ये दीवार है उस कोशिका की या उस पत्ती की जो है, ये मान लो यहाँ नीचे दीवार है, तो यहाँ तो मान लो द्वार कोशिका है, तो यहाँ से क्या होगा, ये कांटेक्ट में रहेंगे, ये हवा अंदर आएगी और हवा यहाँ भर जाएगी ना बीच में इन अंतरकोशिकीय अवकाशों में, स्पेसेस में। तो इससे क्या इंश्योर हो रहा है कि हर एक कोशिका के पास ऑक्सीजन जो है प्रॉपर पहुंच रही है। ये क्लियर करो। अब उसके बाद क्या है हमारे पास में एक और पॉइंट, गैसों का आदान प्रदान की जो विधि है ना, वो कौन सी विधि है, वो है विसरण। अब ये विसरण जो है ना, ये 9th क्लास के रसायन विज्ञान में आता है। तो मुझे पता है आप लोग बहुत होशियार हो, आपको सब कुछ याद होगा 9th क्लास का तो विसरण भी आपको याद होगा। वैसे चलो मैं विसरण तो आपको बता रहा हूँ क्या है, लेकिन एक दूसरा होमवर्क आपके पास ये है कि विसरण की परिभाषा क्या है, ये आपको ढूंढनी है। अब समझना, तो विसरण बहुत सरल सी चीज है, मैं आपको केवल समझा रहा हूं। जैसे मान लो यहां है ये पत्ती, अपन ने बना के देखी, पत्ती का एक हिस्सा बनाने की कोशिश की है मतलब। तो बाहर मान लो क्या है, पर्यावरण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अमाउंट ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। तो क्या होगा, बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो कोई भी चीज कहां से कहां बहती है, ज्यादा से कम की तरफ। ये तो क्लियर है अपने को। जैसे अगर हम ज्ञान की भी बात करें तो कहां से कहां आता है, जिसके पास ज्यादा है उससे कम की तरफ ही आएगा। ये तो बहुत प्रकृति का जो है सरल सा नियम है। तो यहां पर ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा, यहां से जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाएगी। क्लियर। और सिमिलरली अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन अंदर ज्यादा है तो वो अंदर से बाहर आ जाएगी। बहुत सिंपल सा तरीका है। तो यही विधि क्या कहलाती है, विसरण। तो इसकी परिभाषा जो है आपको ढूंढनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। तो गैसों का आदान प्रदान कुल मिलाकर के पौधों में कैसे हो रहा है, विसरण से हो रहा है। अगला पॉइंट है, पौधों में दोनों प्रक्रम होते हैं, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। आप बोलोगे सर बच्चा समझाएगा, इतना तो पता है हमको, ये क्यों बता रहे हो आप। ध्यान से सुनना अब आप। ये मेरे को इतने कॉमेंट्स आए ना पिछले वो पौधे का जिसमें मैंने वो समझाया था ये पूरा डायग्राम बना करके पोषण में, तो वहां पे इतने सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सर क्या बात कर रहे हो आप, तो उलट पुलट कुछ भी पढ़ा देते हो कि पौधों में से भी, पौधों को भी है ना ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्या बोल रहे हो, पौधे तो ऑक्सीजन देते हैं हमको, ऐसा लिख रहे हैं बच्चे वहां पे। तो मतलब समझना ध्यान से, पौधों में दोनों प्रक्रियाएं होती है, प्रकाश संश्लेषण भी होती है और श्वसन भी होती है। क्या मतलब है इसका। प्रकाश संश्लेषण में हमने फोटोसिंथेसिस में देखा था, सूरज का प्रकाश आ रहा था और उसके 3 स्टेप्स थे, 3 चरण थे। उसमें जो दूसरा चरण था वहां पे हमने एक बात नोटिस की थी कि वो क्या करता है, H2O को तोड़ देता है। जो पौधे के अंदर क्लोरोप्लास्ट में जो भी अभिक्रिया हो रही है, H2O टूट जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, तो वो ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है फिर अंदर, और वो ऑक्सीजन हमको मिलती है। लेकिन आप ध्यान से समझना, पौधे में श्वसन भी हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि पौधे को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्यों होती है जरूरत उसको, हमें ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है बताना। खाना जो खाया है उसको तोड़ने के लिए, उसके टूटने से क्या मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है, तो ऊर्जा के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। सेम पौधों के लिए भी है, पेड़ पौधों के लिए भी है। ऑक्सीजन ली, उन्होंने भी कुछ ना कुछ खाना बनाया है सूरज की रोशनी से, क्लोरोफिल से, जमीन में से पानी लेके, न्यूट्रिएंट्स को लेकर के, तो वो जो ग्लूकोज बनाया है उसको तोड़ते हैं वो लोग भी श्वसन से, ऑक्सीजन की सहायता से। तो वो टूटती है ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को क्या तोड़ते हैं, वो खाने को तोड़ते हैं ऑक्सीजन की सहायता से, और ऊर्जा बनती है, और उस ऊर्जा को वो अपने काम में लेते हैं। पेड़ पौधे क्यों काम में लेते हैं अपने, भाई उनको भी तो ऊर्जा बड़ा होना है, कोई टूट फूट हो गई है उसको देखना है, तो ऊर्जा चाहिए। अब होता क्या है कि दिन के ही टाइम पर जो पेड़ पौधे हैं वो क्या कर रहे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी कर रहे होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में उनको CO2 की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, और क्योंकि CO2 की जरूरत बहुत ही ज्यादा पड़ती है तो बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन बनती है, लेकिन उनके काम थोड़ी आती है, ऑक्सीजन ज्यादा काम में नहीं आती। तो इसलिए वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, विसरण से ज्यादा ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, सारी को बाहर नहीं निकालते। क्लियर करो। अब देखो यहां पे छोटी सी बात मैंने बताई है, 5th पॉइंट में भी यही लिखा है अपन ने कि पेड़ पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं बाहर। समझ गए क्यों, क्योंकि दिन में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बनती है उस प्रक्रिया में, तो वो थोड़ी अपने काम में ले लेते हैं, थोड़ी बाहर निकाल देते हैं। लेकिन रात में क्या होता है, काफी सारे जो पौधे हैं वो केवल और केवल श्वसन करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण जो है उनका रुक जाता है।
तो केवल श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन तो बनती नहीं है, तो क्या बना रहे होते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड रात को बाहर निकालते हैं। इसीलिए कहते हैं मेरे दोस्त कि रात के टाइम पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई रात को ऑक्सीजन नहीं आ रही, तो अगर आप पेड़ के नीचे सो जाते हो रात को पूरी रात, तो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी संभावना है कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा CO2 चली जाएगी ऑक्सीजन की जगह पे, है ना। और बुरा भी, इससे नुकसान भी हो सकता है शरीर का। तो ये बात क्लियर करो। अब समझना, ये जो नियम है ना, ये नियम कोई कड़ा नियम नहीं है, ये हमने अधिकतम को देख करके ऐसा बनाया है। बाकी मैंने आपको बताया है जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है फोटोसिंथेसिस की, वो उसके भी दो तरह की होती है, एक प्रकाश की उपस्थिति में और दूसरी प्रकाश की अनुपस्थिति में भी हो सकती है। तो इनको जो है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, वो अलग कंसेप्ट है, उसको यहाँ मत आप मिक्स करने की कोशिश करना। यहाँ मैंने आपको एक बहुत सरल सी बात बताई है, तो मैं बस आपको यही समझाना चाह रहा हूँ इन पेड़ पौधों वाले से। मेन जो पॉइंट है कि भाई पेड़ पौधों को भी CO2 की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है श्वसन के लिए, क्योंकि दिन के टाइम वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बना लेते हैं, उनके काम में थोड़ी आती है, तो एक्स्ट्रा जो बची हुई बाहर निकाल देते हैं और वो हमारे काम आ जाती है। ये चीज़ बस मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, लेकिन दोनों की ज़रूरत होती है उनको भी। अब उसके बाद देखो यहाँ पर ये पेड़ पौधों का कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर किया। अब जो है इंटरेस्टिंग अपने को चलना है जलीय जंतु, और जलीय जंतु में तो अपन क्या, मछली आती है नाम पे सीधा मुंह पे। तो क्या है जलीय जंतुओं के बारे में खास? जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में विलेय, हम लोग कौन सी गैस ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। अच्छा, कहाँ से ले रहे हैं? हम पर्यावरण से ले रहे हैं। तो पर्यावरण में ऑक्सीजन है? हाँ है। कितनी है? 21%। मतलब अगर 100 लीटर मान लो ये गैस ले लूँ मैं, ऐसे ये हवा भर लूँ, तो उसमें से अच्छी खासी संभावना है कि 21 लीटर क्या होगी? हमारी ऑक्सीजन होगी। क्लियर है? ये हमारे लिए है, फायदे वाली बात है। मस्त अपन सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आती है, बाहर आती है, खत्म। लेकिन यहाँ क्या है, जो मछली है वो कैसे लेगी ऑक्सीजन? जल में विलेय ऑक्सीजन। तो यहां फिर पता है कुछ एक बच्चे भयंकर कंफ्यूज होते हैं। देखना क्या कंफ्यूजन होता है। जल का सूत्र सबको पता है, H2O। काफी बच्चों को लगता है कि ये जो जल में विलेय ऑक्सीजन की बात हो रही है ना, यहाँ पे ये जल में विलेय ऑक्सीजन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाली ऑक्सीजन है। कि मतलब मछली क्या करती होगी? H2O है ना, उसको तोड़ देती होगी और ऑक्सीजन को काम में ले लेती होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जल में विलेय ऑक्सीजन का क्या मतलब है? जैसे मान लो कि ये पानी है आपका, तो इसमें बहुत थोड़ी सी गैस भरी हुई है। मतलब मान लो अगर ऑक्सीजन की बात करें हम, तो ये ऑक्सीजन के छोटे छोटे बुलबुले हैं इसमें। ये वाली ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ऐसी गड़बड़ उटपटांग कभी मत करना। समझ आई बात आपको? कैसे? अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, वो नींबू शिकंजी सोडा वाला जो होता है वो भी पीते हो, तो वो एयरेटेड है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, हवा है उसमें, तभी तो आप डकार लेते हो, बाहर आती है गैस। तो उसमें गैस मिली हुई है ना, दिखती थोड़ी है वो आंख से आपको। तो वैसे ही जो ऑक्सीजन है वो इसमें घुली हुई है। जल में विलेय ऑक्सीजन है। और ये कितनी है? ये यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कितनी है ये ऑक्सीजन? देखना, 4 से लेकर 15 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब अगर आप 1 लीटर पानी ले रहे हो, समुद्र का पानी हो सकता है, अब समुद्र में भी तापमान के बदलने के साथ साथ जो है ऑक्सीजन जो है विलेय कभी कम हो सकती है, कभी ज्यादा हो सकती है, वो अभी का टॉपिक नहीं है, उसको छोड़ो आप। लेकिन कितनी हो सकती है? 4 से लेकर 15 मिलीग्राम पर लीटर। 1 लीटर में 4 मिलीग्राम बस। हमारे लिए कितनी ज्यादा है? मतलब अगर आप देखो 100 लीटर में से 21 जो है लीटर ऑक्सीजन है हमारे पास में लगभग, अगर साफ साफ अपनी हवा है तो। यहां देखो कितनी कम है। तो इस बात को समझाने के लिए किताब में एक क्रियाकलाप दे रखा है। और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, जब मैं 10वीं में खुद से पढ़ी थी मैंने विज्ञान की किताब, मेरे को ये चीजें समझ ही नहीं आती थी। गॉट इट? तो देखो यहां पे समझो। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास में? जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की तुलना में काफी तेज होती है। श्वास दर का क्या मतलब है? कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे छोड़ रहे हैं, ये श्वास दर है 1 मिनट में। या वैसे तो कितने भी टाइम में नाप सकते हो, लेकिन अभी 1 मिनट की बात हो रही है। तो हम लोग जो हैं
जो स्थलीय जीव हैं, अगर हम इंसानों का एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक अडल्ट का क्या मतलब है, जो लगभग 18 साल का है या वयस्क है, ऐसे समझ लो 16, 17, 18। तो अब ये स्थलीय जीव जो है हमारे शरीर में कितनी बार हो सकता है कि 12 से 18 श्वास प्रति मिनट हम कितना सांस ले सकते हैं, मतलब ले रहे हैं ऑन एन एवरेज। आप एक काम करना, ये आपका तीसरा होमवर्क है कि आप नोटिस करना, 1 मिनट टाइम देखना और गिनना कितनी बार सांस ले रहे हो आप। गॉट इट? तो 12 से 18 बार है। लेकिन जो जलीय जीव है ना, उनके लिए ये बड़ी खतरनाक चीज है। अब इसको समझा कैसे रखा है मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता रहा, पहले ये चीज बता रहा हूं आपको। ये क्रियाकलाप दे रखा है आपको, तो आप एक काम करना, ये आपका अगर आप चाहो तो चौथा होमवर्क है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क ऐसा मान लो, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 4 है। और ये वाला कर सको तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसे वो नहीं है ऑब्लिगेशन की करना ही है, सर ने बोला है तो बस। एक क्रियाकलाप क्या कह रहा है, आप क्या करो, एक मान लो एक किसी एक्वेरियम के पास चले जाओ, भाई कहाँ मछलियाँ हों कहीं पे, उसमें पाल रखी हो लोगों ने, तो आप वहाँ जाके एक मछली को है ना नोटिस करो, वो क्या कर रही है, अपना मुंह खोलती बंद कर दिया ऐसे करके। आप देखना उसको। मेरे को क्या लगता था कि वो तो खाना खाने के लिए करती है, मुंह खोलती बंद करती, खोलती बंद करती, लेकिन मैं क्या यार सारा दिन खाना ही खाती रहती है क्या? तो क्या आपको मछली की नाक दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिख रही ना, मुंह ही है जो भी है। तो हो क्या रहा है वहां पे, मछली क्या करती है समझना, पानी में ऑक्सीजन पड़ी है, डिजॉल्व्ड है, तो उसको मुंह से अंदर लेती है ऐसे करके, पानी को अंदर लेती है, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेती, पानी जाता है अंदर, और फिर उस पानी को धक्का मार के बाहर निकाल देती है। और देखो, पानी लिया मछली ने, मुंह पे गया और धक्का मार के बाहर निकाला, तो कहां से बाहर निकला? क्लोम से। क्लोम शब्द थोड़ा हम कम सुनते हैं, लेकिन क्लोम क्या होता है? गिल्स। क्या होते हैं? गिल्स। तो ये आप अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। मतलब यहां मछली के ना, जैसे मान लो ये मछली का मुंह है, तो यहाँ पे एक फ्लैप होता है, ऐसे ऐसे बंद खुल रहता है, उसको ऑपरकुलम बोलते हैं। हिंदी में नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ऑपरकुलम इंग्लिश में बोलते हैं। और उसके नीचे जो है ना, ये ऐसे कटे कटे से रहते हैं, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं, या हिंदी में क्लोम बोलते हैं। तो मुंह से लेती है और यहां भेज देती है सीधा क्लोम्स में, गिल्स में, और वहां पे उनमें क्या होती हैं? पतली 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 केशिकाएं होती हैं। अब ये केशिकाओं वाला जो कंसेप्ट है ना, ये अगली 3-4 क्लासेस में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी सुन लो कि केशिकाएं क्या हैं? बहुत पतले पाइप हैं, बाल जितने पतले पाइप हैं। उन पाइपों में क्या हो रहा है? मछली का खून बह रहा होता है। तो होता क्या है, पानी जो आया है बाहर से, उसमें ऑक्सीजन है, और जो अंदर खून है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात है। तो ये पानी जो होता है, धक्का लगता है उसके ऊपर, ये ऑपरकुलम या सॉरी ये गिल्स के ऊपर, और क्या करता है? ऑक्सीजन तो अंदर चली जाती है। किससे? किस मेथड से? विसरण से। और जो CO2 है, क्योंकि उन पतली पतली नलकियों में, केशिकाओं में ज्यादा है, तो विसरण से वो पानी में आ जाती है, और वो फिर यहां से वो जो है ना, उसके गिल्स, उसमें से वो पानी को बाहर निकाल देती है। लेकिन जो अब पानी बाहर आया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। क्लियर हुई बात आपको? तो अच्छा, क्रियाकलाप क्या है पहले वो सुनो। तो क्रियाकलाप ये है कि आपको ऑब्जर्व करना है कि 1 मिनट में मछली कितनी बार अपना मुंह खोल रही है। या आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर उस मछली के ऑपरकुलम है, वो फ्लैप लगा हुआ है, तो क्या साइमल्टेनियस चलता है? मछली अगर मुंह खोलती है ना, तो वो फ्लैप को बंद कर देती है, और जैसे ही मुंह बंद करती है तो फ्लैप को खोल देती है। मतलब ये चलता है। समझ में आई आपको? तो या तो इसको नोटिस कर लेना, या मुंह को खोलना बंद करना नोटिस कर लेना। आपको ये नोटिस करना है कि 1 मिनट में वो मछली ऐसा कितनी बार कर रही है। तो अब लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ रहा, लेकिन मछली अंदर पानी में ऑक्सीजन कम है, तो उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो 1 मिनट में हम तो 12, 18 बार, 16 बार ले लें सांस, हमारे लिए काफी है। भाग रहे हैं 20 बार, चलो मान लो, लेकिन मछली, पानी में ऑक्सीजन बहुत कम है, तो क्या होता है? 1 मिनट में, मैं एक मतलब ना रफ बता रहा हूँ, अलग अलग मछलियों का अलग अलग होगा, ठंडे पानी में अलग होगा, गर्म पानी में अलग होगा, 30 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस पर अलग अलग होगा, लेकिन 60, 65, 70, 80 बार तक, 60, 70 टाइम्स 1 मिनट में वो
मुंह खोलती बंद करती है और ये फिन्स को खोलती बंद करती है, और वो सिर्फ क्या कर रही होती है, श्वसन कर रही होती है। आई बात समझ में? तो कितना इंटरेस्टिंग क्रियाकलाप है, आप कर सकते हो। तो ये चौथा क्वेश्चन है आपके लिए। आई होप आपको सारे के सारे याद होंगे। अब इसके बाद मैंने आपको एज आई प्रोमिस्ड कि 2-3 क्वेश्चंस जो हैं किताब के हम लोग वो वर्बली डिस्कस कर लेंगे। देखो एक क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। समझो क्या कह रहा है, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए अगर हम देखें तो जो स्थलीय जीव है, मतलब कि हमें ज्यादा फायदा है। किससे ज्यादा फायदा है? जो जीव जल में रह रहे हैं। कैसे? जस्ट अभी डिस्कस किया हमने। बहुत सुंदर आंसर आप लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि जो वायुमंडल में, वायु में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा है वो लगभग 21% है, जबकि जल में अगर हम देखें, भिन्न भिन्न जो जल के हमारे पास स्रोत हैं, अलग अलग जो वाटर बॉडीज हैं, उनमें जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो कितना है, 4 से 15 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच में। तो इसलिए जो जीव स्थल पर रह रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन लेना बहुत सरल है भाई, बहुत सारी है, आराम से धीरे धीरे लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पानी में क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है तो उनका जो श्वसन की दर है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए उनके लिए जो है इस तरह से श्वास लेना मुश्किल है, हमें फायदा है। गॉट इट? सेकंड क्वेश्चन, मतलब ये तो मैंने एक बताया आपको, थोड़ा और कुछ ऐड करना चाहो तो आप अपनी तरफ से कर सकते हो। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त कराने के विभिन्न पथ क्या हैं? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, मैंने आपको बोला था पिछले लेक्चर में कि ये क्वेश्चन सीधा पूछता है ऐसे बनाने के लिए कि अलग अलग ऑक्सीजन से जो है, सॉरी हाँ ठीक है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, मैं ऑक्सीजन सोच रहा था। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया था, पहले पायरुवेट बनेगा, फिर 3 थे हमारे पास में, एक अवायवीय, एक वायवीय और एक जो था हमारे शरीर में ही पेशीय कोशिकाओं वाला। तो ये वही वाला क्वेश्चन है, एज इट इज एग्जाम में भी ऐसा ही पूछता है ये। फिर उसके बाद है हमारे पास में, और ये जो क्वेश्चन है खैर इनको बाद में लेते रहेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और होमवर्क में दे रहा हूं, और वो होमवर्क है, हम सबने बचपन से सुना है मछली जल की रानी है और ब्ला 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 ब्ला, और लास्ट में हम बोलते हैं बाहर निकालोगे तो आप वो मर जाएगी। तो अब क्वेश्चन आपसे ये है कि भाई पानी में ऑक्सीजन कम है लेकिन मछली जो है जिंदा है, फिर भी बाहर निकाल रहे हो आप उसको और ऑक्सीजन तो बहुत ही ज्यादा है, तो फिर वो ऑक्सीजन क्यों नहीं ले पा रही है और मर क्यों जाती है? जबकि ऑक्सीजन तो ज्यादा है ना, बढ़िया, उसको तो मजा आ जाना चाहिए, यार यहाँ तो बहुत ऑक्सीजन है, आराम से जिएंगे। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मतलब मछली पानी से बाहर निकालते हैं तो उसकी मृत्यु क्यों हो जाती है? ढूंढो नेक्स्ट वीडियोस में, नहीं तो मैं डिस्कस करूंगा। चलो थैंक यू, मिलते हैं फिर आपसे और वीडियोस में।